अगर आप एक लड़के हैं तो क्या कभी आपको लगा है कि इस सिस्टम आपके खिलाफ है? क्या कभी आपने सोचा है कि जेंडर इक्वालिटी सिर्फ एक तरफ ही क्यों दिखाई जाती है? आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो न सिर्फ कंट्रोवर्शियल है बल्कि सोसाइटी इस पर बात करना भी नहीं चाहती। इंडिया में एक ऐसा कानून है जो असल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन आज इसका मिसयूज एक कॉमन रियलिटी बन चुका है। हर परेशानी की जड़ है आईपीसी की धारा 498A। आईपीसी सेक्शन 498A हस्बैंड द्वारा क्रूएलिटी को डिफाइन करता है, लेकिन ये लॉ बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। ये लॉ सिर्फ हस्बैंड और उसके फैमिली पर लगता है। बुजुर्ग माँ बाप भी जेल जा सकते हैं, 3 साल तक की सजा हो सकती है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि फॉल्स केसेस बढ़ रहे हैं जिसमें बुजुर्ग लोग भी फंस रहे हैं। हस्बैंड अगर थोड़ी सी ऊंची आवाज या छोटी सी धक्का भी दे दे तो हस्बैंड के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को भी पुलिस बुक कर सकती है। 2014 में एक वायरल वीडियो आई थी जिसमें रोहतक की 2 बहनें बस में कुछ लड़कों को पीटते हुए दिखाई गई थी। पूरा देश उनका समर्थन कर रहा था, लेकिन जब ये बात सामने आया तो पता चला कि वो लड़के निर्दोष थे। सीसीटीवी फुटेज ने दिखाया कि वो लड़के सिर्फ बचाव कर रहे थे, फिर भी उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। उनका कैरियर, उनकी इज्जत, सब कुछ चली गई थी। 2015 में जसलीन कौर ने सोशल मीडिया पर सरबजीत सिंह पर छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगाया। ये पोस्ट वायरल हो गई और पुलिस ने सरबजीत को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और महिला संगठन ने जसलीन का समर्थन किया। रातों रात सोशल मीडिया में इनको दिल्ली का दरिंदा नाम दिया गया। बाद में एक गवाह ने सरबजीत के फेवर में बयान दिया जिससे उनकी बेगुनाही साबित हुई। 2019 में कोर्ट ने सरबजीत को सभी आरोपों से रिहा कर दिया, लेकिन जसलीन कोर्ट नहीं आई क्योंकि वो कनाडा चली गई थी। सरबजीत ने झूठे आरोपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इन्हें खारिज कर दिया। ये केस झूठे आरोपों और मीडिया ट्रायल पर बड़ी चर्चा का विषय बना। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ एक जेंडर स्पेसिफिक इशू नहीं है। मेन भी विक्टिम हो सकते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। आईपीसी के धारा 354B यह कहती है कि यदि कोई पुरुष किसी महिला को जबरदस्ती कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता है या फिर ऐसे करने का कोशिश करता है तो उससे इस कानून के तहत 7 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन इस कानून में एक बड़ी समस्या ये है, ये सिर्फ मेल पर ही लागू होता है। यदि कोई महिला किसी पुरुष, किसी लड़के या किसी नाबालिग को इस तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश करता है तो इस पर कोई भी स्पष्ट कानून मौजूद ही नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार 2013 में मोलेस्टेशन के लगभग 30,000 मामले दर्ज किए गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 75% मामले झूठे पाए गए। सोचिए, जब इतने बड़े पैमाने पर फर्जी केसेस दर्ज हो रहे हैं तो इसका समाज और निर्दोष पुरुषों की मानसिक स्थिति पर कितना गहरा असर डालता होगा। मेंस राइट से जुड़ी एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल 3,500 से ज्यादा पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं सिर्फ झूठे मोलेस्टेशन केसेस की वजह से। वॉयरिज्म का मतलब है बिना किसी की अनुमति के उसके प्राइवेट फोटोज या वीडियोस लेना, जब वो नेकेड हो या कपड़े चेंज कर रहे हो। आईपीसी की धारा 354C इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए बनी है, लेकिन इस कानून की भी एक बड़ी समस्या ये है कि ये सिर्फ मेल को ही दोषी मानता है। अगर कोई मेल किसी महिला की पर्सनल फोटोज या वीडियोस छुप कर लेता है तो उसके खिलाफ तुरंत 354C आईपीसी के तहत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर कोई महिला किसी पुरुष की मर्जी के बिना उसकी वीडियोस या फोटोज ले तो क्या, जब विक्टिम आदमी हो तो? आजकल एक नया साइबर क्राइम सामने आ रहा है जिसमें लड़कियां व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करती हैं, फिर अपने कपड़े उतारकर पूरा सीन रिकॉर्ड कर लेती है और बाद में उसी वीडियो का यूज करके आदमियों को ब्लैकमेल करती है। आइडियली इस तरह की केसेस में ब्लैकमेलिंग के साथ साथ वॉयरिज्म का केस भी शामिल होना चाहिए, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि लड़कियों के खिलाफ इस प्रोसेस को रोकने के लिए कोई स्पष्ट कानून बनी ही नहीं। यह सवाल उठता है कि क्या न्याय सिर्फ महिलाओं के लिए होना चाहिए या फिर कानून को निष्पक्ष बनना जरूरी है? क्या हमें ऐसे नियमों की जरूरत नहीं जो किसी भी व्यक्ति, चाहे वो मेल या फीमेल या बच्चा, के खिलाफ मामलों को समान रूप से देखे? इंडिया में एक भी ऐसा लॉ नहीं जो मेल डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स की सुरक्षा करे। अगर एक आदमी कंप्लेन करे तो उसे बुज़दिल या फिर झूठा कहा जाता है। क्या एक आदमी की दुख भरी कहानी किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2015 के मुताबिक 2011 से 2012 के बीच 3,129 फॉल्स केसेस फाइल हुए थे। आईपीसी सेक्शन 497 एडल्टरी बेसिकली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से डील करता हुआ सैंक्शन है। इस लॉ के मुताबिक एडल्टरी एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें कोई मैरिड मेल अपनी वाइफ के अलावा किसी दूसरी वुमेन के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व है। पर द प्रॉब्लम इज कि ये लॉ स्ट्रिक्टली मेंशन करता है कि अडल्टरी में इन्वॉल्व वुमेन
गिल्टी पाए जाने के बावजूद उसे सजा नहीं दी जा सकती। अगर एक लड़का चीट करता है तो इट अमाउंट्स टू क्रूएलिटी, इट अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस, ही विल पे। हस्बैंड की औकात ही क्या है यार, वाइफ स्टॉकिंग कर सकती है अपने हस्बैंड की, नॉट इलीगल। पर अगर हस्बैंड यही करे, अपनी वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का प्रूफ इकट्ठा करे, लाइक किससे बात कर रही थी या, तो इट अमाउंट्स टू क्रूएलिटी। वाइफ डिवोर्स ले सकती है इस बेसिस पर। फॉल्स एक्यूजेशन सिर्फ एक विक्टिम का इशू नहीं है, ये एक सिस्टम का फ्लॉ है। कोर्ट केसेस में सालों तक एक इनोसेंट लड़का गिल्टी प्रूव होने का इंतजार करता है, जब तक उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। क्या एक लड़के की इज्जत इतनी सस्ती है कि एक झूठे कंप्लेंट की वजह से उसे गिरफ्तार कर दिया जाए? क्या आपको पता है कि भारत में हर 4 में से 3 सुइसाइड मेल करते हैं? क्यों? सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि यहाँ सच जानने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। लोगों ने डिवोर्स का एक बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया है। डिवोर्स एक पैसे कमाने की और ब्लैकमेलिंग करने की सोर्स बन चुकी है, जिसमें हर कोई पैसा कमाता है, पाउस, लॉयर्स, फेक विटनेसेस और करप्ट पुलिस ऑफिसर्स भी, जिसमें एक इनोसेंट इंसान सिर्फ एटीएम बनकर रह जाता है। आईपीसी की धारा 125 एक ऐसा लॉ है जो डिवोर्स के मामलों में आर्थिक सहायता यानी एलिमनी से जुड़ा हुआ है। इसका नाम सुनते ही कई लोग समझ जाते हैं कि ये आमतौर पर हस्बैंड के खिलाफ लागू होता है। डिवोर्स होने की स्थिति में पति पत्नी को जरा भत्ता देनी पड़ती है। ये अमाउंट अलग अलग सिटीज और कोर्ट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट अक्सर हस्बैंड की मंथली इनकम का 25% मेंटेनेंस फी तय करने की बात करता है। प्रॉब्लम यह है कि अधिकतर मामलों में पति की आर्थिक स्थिति को खास नजर नहीं दी जाती, चाहे उसकी आमदनी कम हो या उसके ऊपर होम लोन या ईएमआई का बोझ हो। ये सभी पहलू लगभग नजरअंदाज कर दिया जाता है। कोर्ट द्वारा तय की गई अमाउंट हर महीने चुकानी ही पड़ेगी, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। हालांकि इस कानून का इंटेंशन मेन के खिलाफ भेदभाव करना नहीं था, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत पर बात करें, इसका आगे का सिचुएशन आप लोगों को जरूर मालूम होगा। यह है दिल्ली के रहने वाले शिव कुमार, एक 45 साल का आदमी जो डिसेबल्ड है, इनको कैंसर है और उन्हें पैरालिटिक अटैक भी आ चुका है। उनकी जीरो सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी वाइफ को डिवोर्स के बाद एलिमनी देनी पड़ रही है, जो वो क्राउड फंडिंग करके दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जाके रिक्शा चला या भीख मांग, मेंटेन तो तुझे करना ही पड़ेगा। फैमिली में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, उन्हें अगर पॉसिबल हो तो आपस में ही सॉल्व करना बेस्ट होता है, क्योंकि जैसे जैसे लीगल सिस्टम इन्वॉल्व होता है, वैसे वैसे हर आदमी सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं। जब कोई वुमेन डिवोर्स का केस फाइल करने जाती है तो लॉयर और पुलिस उसे सजेस्ट करते हैं कि सिर्फ डिवोर्स का केस ही नहीं, बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी और सेक्सुअल असॉल्ट का केस भी ऐड करो। उनका कहना होता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो पैसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे एक्स्ट्रा एलिगेशन से केसेस स्ट्रॉन्ग बन जाता है और डिसीजन इनके फेवर में आने के चांस बढ़ जाते हैं। ये पूरा सिस्टम फेक केसेस बढ़ाने को एनकरेज करता है ताकि इनकी दुकानें चलती रहे। एक एग्जाम्पल लें तो हार्दिक पांड्या का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था शादी से पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर दी है। उनका कहना था कि शादी के बाद उनसे सब कुछ ना छिन जाए। My mother is in all the account. बोलते मेरे को पार्टनर, तुम्हारे अकाउंट में मैं पार्टनर रहूंगी। So my father के अकाउंट में मम्मी का नाम है, भाई के अकाउंट में भी। और क्या एक डिवोर्स के बाद सिर्फ एक माँ का हक होता है अपने बच्चों पर? क्या पिता का प्यार कोई भी मायने नहीं रखता? क्या वो सिर्फ एक एटीएम है, बस मंथली मेंटेनेंस दे और एलिमनी दे? 90% केसेस में कस्टडी माँ को मिलती है। इसमें बच्चे की इमोशनल ट्रॉमा कंसिडर ही नहीं होता। आखिर एक पिता का प्यार इतना कमजोर क्यों समझा जाता है? बेंगलुरु के 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर 2024 को सुसाइड कर लिया। उन्होंने 24 पेजेस का सुसाइड नोट और 90 मिनट का वीडियो मैसेज छोड़ा, जिसमें अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके फैमिली पर मानसिक दबाव और पैसे की मांग और झूठे केसेस का आरोप लगाया। अतुल ने लिखा कि उन्हें अपने 4 साल के बेटे से मिलने नहीं दिया जाता था, जो कि उसके लिए दुख और डिप्रेशन का कारण बना। और इसके बाद अभी फिलहाल युजवेंद्र चहल को लगभग 5 करोड़ रुपए एलिमनी के तौर पे देनी पड़ रही है अपनी एक्स वाइफ को। लेकिन जब ये खबर सामने आई तो हिंदुस्तान की कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि अगर दहेज लेना अपराध है तो फिर एलिमनी लेना कम से कम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और सेल्फ मेड महिलाओं के लिए गलत क्यों नहीं हो सकती? ऐसा क्यों हो गया है कि शादी अब एक ट्रेंड बनता जा रहा है? पहले किसी अमीर इंसान से शादी कर लो, फिर कुछ महीनों या सालों बाद अपने नाम करोड़ रुपए करवा कर
अलग हो जाओ। लेकिन धनश्री हमेशा खुद को एक सेल्फ मेड, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट महिला बताती थी। वो कहती थी कि उन्होंने अपने दम पर पहचान बनाई। वो डॉक्टर, एक्टर, इन्फ्लुएंसर और डांसर भी हैं। खुद कमाती हैं, खुद उड़ाती हैं और जहाँ भी पहुँची है अपनी मेहनत से पहुँची है। लेकिन कोर्ट रूम में शायद ये सारी बातें पीछे छूट गई। सोशल मीडिया में खुद को सशक्त महिला के रूप में दिखाने वाली धनश्री कोर्ट में आकर अचानक बेचारी बन गई और लगभग 5 करोड़ रुपए की एलिमनी लेने के लिए रेडी हो गई। अब तो एनिवर्सरी के साथ साथ डिवोर्स डे सेलिब्रेशन भी होने लगी है। ये तो हो गई लॉ की बात। अब जरा हमारे प्यारे सोसाइटी के ऊपर आते हैं। सोसाइटी से हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि मर्द को दर्द नहीं होता और लड़के रोते नहीं हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं होता दर्द? और लड़के क्यों नहीं रो सकते? बचपन से ही लड़कों को ये सिखा दिया जाता है कि रोना वीकनेस की निशानी है। उनसे आंसू तक का हक छीन लिया जाता है, क्योंकि रियल मैन डोंट क्राई। वही लड़के जो कहते हैं कि दोस्तों के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में भी हेजिटेट करते हैं। रोने नहीं दिया जाता आपको, आपकी माँ गुजर गई, लड़कों को रोने नहीं दिया जाता। इमोशनल कैस्ट्रेशन। आदमी औरत के रिश्ते के अलावा कुछ और वीडियोस डिलेमा दिखाते हैं। अगर आदमी सॉफ्ट हार्टेड हो तो लोग कहते हैं कि वो मैनली नहीं है, और अगर वो अपनी फीलिंग्स शेयर ना करे तो लोग कहते हैं कि उसमें कोई इमोशन ही नहीं है। जरा इस क्लिप को देखिए। ये मर्द होते ही ऐसे। अपनी मम्मी के सामने वाइफ से प्यार से बात करो तो चोरू का गुलाम, वाइफ के सामने मम्मी से प्यार से बात करो तो माँ के पल्लू से बंधा हुआ। अपने ही बच्चों को मारो तो निर्दयी, और कुछ ना कहो तो लापरवाह। पूरा दिन घर के बाहर रहो तो आवारा, घर के अंदर बैठो तो नाकारा। अक्सर लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, कि गर्लफ्रेंड होना एक बहुत बड़ा झंझट है और शादी को एक प्रॉब्लम बताकर उनसे दूर रहने की सलाह देंगे। और दूसरी तरफ एक और एक्सट्रीम है जहां औरतें कहती हैं कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, लड़कियों को मर्दों से दूर रहना चाहिए। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच मेंस इशू पर सीरियस डिस्कशन करना आसानी से नज़रअंदाज हो जाता है। और फिर कुछ मेंस इश्यूज ऐसे हैं जिन पर अब तक डिस्कशन शुरू ही नहीं हुआ, जैसे कि पैटर्निटी फ्रॉड। इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, जहां एक औरत अपनी पति से धोखा करती है और जो बच्चा उसका माना जाता है असल में उसका होता नहीं है, लेकिन हस्बैंड इस बात को सच मानकर जीतता है। इस मुद्दे पर समाज का नजरिया बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। जो समाज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को बढ़ावा देता है वही उस आदमी का मजाक भी उड़ाता है, ये कहकर कि देखो वो अपनी बीवी को कंट्रोल नहीं कर पाए। एक लड़का अगर डिप्रेशन में हो तो उसे वीक बोला जाता है, लेकिन अगर एक लड़की डिप्रेशन में हो तो उसे सपोर्ट दिया जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये है हमारी सोसाइटी का सच। मैं ये नहीं कह रहा कि महिलाएं प्रॉब्लम फेस नहीं करती, लेकिन अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी सिर्फ एक जेंडर के लिए क्यों है? अगर प्रीनअप एग्रीमेंट लीगल होता तो काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन अवॉइड हो सकती थी। प्रीनअप एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो शादी से पहले ही दोनों पार्टनर्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियर कर देता है, लेकिन इंडिया में प्रीनअप एग्रीमेंट लीगल बेकिंग नहीं रखते, यानी कि ये होके भी नहीं होते। दिल्ली हाई कोर्ट तक कह चुका है कि प्रीनअप लीगल होना चाहिए ताकि शादी के बाद अननेसेसरी लीगल बैटल्स ना बने। अगर प्रीनअप लीगल होता तो काफी फेक केसेस और फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन रोकी जा सकती थी। आज इंडिया में लॉस जेंडर न्यूट्रल नहीं है, मतलब लॉ मानता है कि हमेशा एक आदमी गलत होता है और औरत विक्टिम होती है। ये फेयर नहीं है। अगर एक औरत किसी आदमी को गलत तरीके से छुए या उसका रेप करने की कोशिश करे तो इंडिया के लॉ में उसके लिए कोई प्रोविजन ही नहीं है। अगर एक औरत डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करे तो हस्बैंड बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के जेल चला जाता है। फेक एलिगेशन सिर्फ एक आदमी का करियर खत्म नहीं करते, बल्कि उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली का करियर भी बर्बाद कर देता है। इसीलिए जो भी फेक केसेस फाइल करे उसके लिए सख्त सजा होनी चाहिए। ये जो लॉज बनाए गए थे वो असल में उन औरतों के लिए जो सच में अत्याचार सह रही थी, लेकिन अब कई औरतें इसका मिसयूज कर रही है और सिस्टम मर्दों की बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। अगर आप भी इस अनफेयर सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जस्टिस सिर्फ एक जेंडर के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होना चाहिए। हर स्टेट में एक मेंस राइट्स कमीशन हो जो उनकी कंप्लेंट सुने। अगर हम जेंडर इक्वालिटी चाहते हैं तो एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से होनी चाहिए। मेन ऑल्सो डिजर्व जस्टिस
respect and rights.